नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रो चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, जो क्लास 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर है। तो अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, का पेपर हो भी गया है, फिजिक्स का पेपर है और साइंस का पेपर आने वाला है 1-2 दिन में। तो उसके लिए पढ़ रहे थे हम मैग्नेट। तो मैग्नेट का 2 पार्ट जो बताए थे, फर्स्ट पार्ट में था टाइप्स ऑफ मैग्नेट एंड नेचर ऑफ मैग्नेट और इफेक्ट ऑफ मैग्नेट और क्यूबिक टेम्परेचर। 4 टॉपिक जो फर्स्ट लेक्चर में था। सेकेंड में था लेंज का नियम और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ठीक। तो उसके बारे में बात किए थे दूसरे लेक्चर। और तीसरे लेक्चर में बात करेंगे फैराडे का नियम, ठीक। फैराडे का नियम क्या होता है और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, ठीक। चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है। तो इसमें आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, ओरेस्टेड ने 1820 ईस्वी में, कब 1820 ईस्वी में यह बोला था कि यदि कोई हमारा चालक हो, ठीक, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, जिसे ओरेस्टेड ने बोला था, ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे। ओरेस्टेड वैज्ञानिक का नाम था। वो 1820 में, कब 1820 में उन्होंने ये बोला था कि यदि किसी चालक, ठीक, क्या है चालक में, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो मतलब यहाँ कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, ठीक, तो इसके क्या है, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जो वस्तु रखी है यहाँ पर वो अपनी तरफ खींचे। जैसे मान लो कोई तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट जा रही है, तो उसके चारों ओर क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा कौन कहता है, ओरेस्टेड ने 1820 में, ठीक। तो इनका एक कॉन्सेप्ट था कि यदि किसी विद्युत आवेश के, ठीक, यदि किसी कंडक्टर में आवेश या विद्युत करंट को प्रवाहित किया जाए, क्या किया जाए, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस पर फैराडे ने 1831 में, ठीक, 1831 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने विचार किया कि यार जब हम किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसका उल्टा नहीं हो सकता है। उल्टा मतलब कि जैसे हम कोई चुम्बक रखें तो उसके चारों तरफ धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसा फैराडे ने सोचा। क्या सोचा, फैराडे ने सोचा, फैराडे और हेनरी 1831 में ये सोचा, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, ये मैग्नेट है, कोई मैग्नेट है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करने से इसके चारों ओर मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है, तो क्या इस मैग्नेट के चारों तरफ धारा उत्पन्न हो सकता है। ऐसा इन्होंने फैराडे ने सोचा। तो देखिए क्या हो सकता है। तो इसमें अगर हम इसके लिए क्या करें कि हम एक मैग्नेट ले लें, क्या करें, ऐसा इन्होंने फैराडे ने सोचा। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया और एस पोल और एन पोल, ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक, ये क्या है, मैग्नेट है। अब कुछ दूरी पर इससे क्या किया उसने, एक कॉइल ले लिया, ठीक, एक कॉइल ले करके यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर या फिर धारा मापी, ठीक, क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या किया है, एक क्या कॉइल है, ठीक,
कॉइल है। तो क्या, अब देखिए मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ क्षेत्र होगा, तो क्या इस क्षेत्र की वजह से इसके में करंट प्रवाहित होगा। मैं गैल्वेनोमीटर से लगाया गया कि इसमें करंट का डिफ्लेक्शन हो, मतलब कोई न कोई पॉइंट बताए। ठीक, तो देखिए तो ऐसा हुआ नहीं। हम अगर मैग्नेट रख दें, मैग्नेट के बगल में कॉइल रख दें, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से ऐड कर दें तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जब प्रयोग करते हैं इनसे गलती से ये गैल्वेनोमीटर गिर जाता है एक बार, तो गिर जाता है ना, तो देखते हैं फटाक से उसमें डिफ्लेक्शन आती है। मतलब वो विक्षेप, मतलब पॉइंटर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर इधर से उधर। तो देखिए तब धारा कब आती है, या फिर विद्युत वाहक बल धारा कब आएगी, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। तो धारा कब प्रवाहित होती है, जब देखते हैं कि ये मैग्नेट या फिर कॉइल एक दूसरे से दूर होते हैं या फिर नज़दीक आते हैं। तो जब कॉइल और कुंडली, कॉइल और ये चुंबक विरामावस्था में रहेंगे, विरामावस्था मतलब फिक्स किसी वैल्यू पर आएंगे, आप किसी पॉइंट पर आएंगे, तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी या उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही तो हम मैग्नेट को अपने तरफ इधर घिसका दें या फिर उसको इधर घिसका लें या फिर पास लाएं, पास या दूर लाने पे जब ले आता है मैग्नेट को पास और दूर, तो देखता है कि उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, जैसे ही इसमें हम गति देते हैं, फिर इसमें विस्थापन देते हैं। क्या करते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है मैग्नेट या कॉइल, दोनों में से किसी एक का। जैसे ही हम इसमें डिफ्लेक्शन होता है, वो विस्थापन होता है, तो देखता है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए डिफ्लेक्शन होता कैसे और कितना होता है। अब देखिए जैसे अगर हम इसके मैग्नेट के पास ले जाते हैं, क्या करेंगे, मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं, उस केस में क्या होता है कि डिफ्लेक्शन जो होता है इधर की तरफ जाता है, मतलब वो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे करीब जाता है मैग्नेट, उसके करंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दूर जाता है, क्या होता है, दूर जाता है, क्या करता है कॉइल, अगर हम इसके तरफ जाएं, अगर क्या करें, कॉइल के तरफ जाएंगे अगर, तो करंट ऐसे जाएगी, मतलब ये आगे इधर जाएगा। फिर अगर हम जब इसी में अगर हम इसको दूर ले जाएं, तो करंट क्या होगी, इधर तरफ जाएगी, और ये डिफ्लेक्शन इधर तरफ होगा। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं हम फैराडे लॉ। इसमें क्या है कि जब किसी इस चुंबकीय क्षेत्र में या फिर मैग्नेट में परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब इसके विस्थापन के, जबकि चुंबक और कुंडली दोनों विरामावस्था में होंगे, तो उस धारामापी में कोई विक्षेपण नहीं होगा। जब चुंबक उत्तरी ध्रुव को चुंबक की ओर ले आते हैं, तो ये क्या होती है, धारामापी में एक दिशा में विक्षेपण होता है। ठीक, विक्षेप होता है, और तभी तक रहता है यह विक्षेप जब तक कुंडली और कॉइल गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसी का निष्कर्ष निकालते हैं कि जब चुंबक और कॉइल में अपेक्षित गति होती है, तब तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। फैराडे ने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, फैराडे ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब कॉइल और चुंबक के में विस्थापन होता रहेगा, तब तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही कॉइल और वो दोनों विरामावस्था में आएंगे, क्या होगा, धारा प्रवाहित होना, फिर उसमें डिफ्लेक्शन होना बंद होता है। इन्होंने, फैराडे ने एक निष्कर्ष निकाला। ओरस्टेड का क्या था कि जैसे ही हम उसमें करंट देते हैं, उतनी तरफ मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक, उसको डिफ्लेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन। ठीक उल्टा सोचा था ना फैराडे ने, उल्टा सोचा था कि यार जब तार में करंट दे रहे हैं तो मैग्नेटाइज हो रहा है, तो क्यों नहीं इसका उल्टा हो जाए कि मैग्नेट में कुल ले जाएंगे, तार के पास ले तार में धारा हो जाए। ऐसा नहीं हुआ कब, जब उसने मैग्नेट या फिर कॉइल दोनों को गति कराया, मतलब उसमें परिवर्तन कराया। तो जब परिवर्तन कराया तो उन्होंने ये पाया कि जब तक कॉइल और मैग्नेट में क्या हो रहा है, गति हो रही है,
तब तक धारा प्रवाहित हो रही है, जब गति नहीं हो रही है, विस्थापन 0 है, तो रीडिंग मीटर की 0, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। फैराडे ने ये निष्कर्ष निकाला। इस फैराडे ने जो है क्या क्या देखा था अभी, फैराडे ने जब ये बनाया गैलोमीटर को डिफ्लेक्ट कराया तो उसमें क्या हुआ, एक करंट पैदा हुआ, ठीक, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। अब देखिए करंट इन्होंने निष्कर्ष निकाला जिसे इन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया, एक मैग्नेट और एक कॉइल लेता, कॉइल को गैलोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर देता, ठीक। तो ये रखा है, जब रखा हुआ था देख रहा है कि देखिए जब मैग्नेट रखी है तो मैग्नेट के क्या करेंगे, ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ठीक, जो कॉइल को होकर गुजरेंगे। जब तक ये फिक्स था, ये क्या था, मैग्नेट फिक्स था और ये कॉइल भी फिक्स था। जब फिक्स था तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, नो डिफ्लेक्शन, मतलब कोई विक्षेपण नहीं हुआ, कोई विक्षेपण, शून्य विक्षेपण, या बोल सकते हैं इसको शून्य विक्षेपण, कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है। अब उसने क्या किया फैराडे ने कि एक बार क्या किया कि इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले गया, क्या किया, कॉइल की तरफ ले गया। अब कॉइल की तरफ जब ले जाएंगे तो ये देखिए मैं यहाँ पर जो है चुंबकीय बल रेखाएं पहले क्या है, दूर दूर यहाँ पर, और करीब जाएंगे तो ये देखो और इसके करीब आएंगे, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी। अब देखिए जब इसके पास ले जाते हैं, मतलब हम कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड ले जाएं या फिर मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएं, मतलब या तो इसको इधर ले जाएं या फिर इसको, बात एक ही है। जब पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस केस में चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, क्या होती है, ज़्यादा बढ़ती है। अब देखिए अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ती है और यहाँ पर देखिए जब इससे दूर ले आते हैं फिर मैग्नेट को इधर घटा लेते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती है। तो जब चुंबक के पास जाती है, जब ये कॉइल के पास ले जाते हैं मैग्नेट को, उस केस में क्या होता है, धारा का मान यहाँ पर बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, या फिर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और दूर जाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी। मतलब जैसे जैसे हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा या फिर विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा। तो फैराडे ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिवर्तन के हिसाब से, मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स ने ये नियम बताया, फ्लक्स ने नियम क्या किया कि जब कुंडली से बद्ध कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फ्लक्स ने ये बताया, ठीक, फ्लक्स ने बता दिया कि अगर कोई कुंडली में क्या किया, फ्लक्स परिवर्तन मतलब फ्लक्स तो बताए थे ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन को तो ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे जैसे पास जाएंगे फोर्स लाइन बढ़ेगी, फोर्स लाइन बढ़ेगी इसकी मैग्नेटिक फोर्स लाइन, तो फ्लक्स बढ़ेगा, जब जितना ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमको विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये फैराडे ने बताया। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ ये था कि फर्स्ट लॉ क्या हुआ, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, देखिए फर्स्ट लॉ, ये तो इनका पूरा हो गया ये। अब देखिए फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और ये तब तक होता है जब तक कुंडली और कॉइल के बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में डिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम कॉइल के करीब जाते हैं तो करीब लेके जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइन बढ़ेगी, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स लाइन बढ़ने का मतलब क्या है, आप फ्लक्स ज़्यादा बढ़ा, मतलब फ्लक्स बढ़ रही है। जो फ्लक्स जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसी क्या होगा रेट से हमारे उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। ये होता है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम फर्स्ट नियम देख क्या था, फर्स्ट
नियम या फिर प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम यह था कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या है? फैराडे का नियम है। जब किसी कुंडली से बद्ध, मतलब कि किसी कुंडली और मैग्नेट रखी हुई है, उसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है। या फिर फ्लक्स मतलब होती है, क्या होती है? ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स लाइन। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यह था प्रथम नियम। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यह तो प्रथम नियम हो गया कि जितना ज़्यादा हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरा नियम यह था कि यदि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल में के परिवर्तन की दर, एक तो फर्स्ट नियम यह था कि अगर उसमें क्या करते हैं हम, फ्लक्स, उसमें क्या करते थे, चुंबकीय बल रेखाएं पास या नज़दीक ले जाते थे तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। यह था उसका प्रथम नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन क्या होती है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो जो है फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। दर मतलब प्रति सेकंड में कितना ज़्यादा। पहला नियम ये था कि जैसे जैसे हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबकीय बल रेखा पास ले आते थे तो बढ़ जाती थी, क्या करती थी, बढ़ती थी या घटती थी। यह था प्रथम नियम। सेकेंड नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जब किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होती है। प्रथम में क्या था, बस उसने बता दिया कि जैसे हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रथम नियम यह था कि जैसे हम उसमें फ्लक्स परिवर्तन किए, ठीक, उसमें चुंबकीय बल उत्पन्न हो गया। फ्लक्स परिवर्तन या फिर जैसे मैग्नेट को उसके क्या किए, पास ले गए, जितना पास ले गए उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो गया, दूर ले गए कम हो गया। ये क्या था, फर्स्ट का नियम। और सेकेंड का नियम ये बोलता है कि जो पास और दूर ले जाना या फिर उसके फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होती है, जैसे ये उस पर डिपेंड करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। और डिपेंड कैसे करती है, प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में जितना ज़्यादा कम और बेसी। मतलब मान लेते हैं कि किसी सेकेंड में फ्लक्स φ1 था, ठीक, और t सेकेंड के बाद क्या होता है, φ2 हो जाता है, ठीक। तो फ्लक्स परिवर्तन होगा ना, φ2 माइनस φ1, ये क्या है, फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। अगर मान लेते हैं किसी समय t समय में उसमें उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 हो और t सेकेंड के बाद चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन क्या होगा, φ1 माइनस φ2 माइनस φ1 होगा। यह हो गया परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। हम बात कर रहे थे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ मतलब फैराडे का सेकेंड नियम जो होता है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, ठीक। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अनुपाती होती है। तो ये तो हो गया उत्पन्न विद्युत वाहक बल, मतलब ये परिवर्तन की दर। और मान लेते हैं टी सेकेंड में होता है, ठीक, टी सेकेंड में होता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का ये होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है φ1 माइनस
फाइव टू इंटू टी क्या होता है, और इसको हम हटाते हैं, क्या करते हैं हटाते हैं, तो एक आता है कांस्टेंट के और माइनस के लिखा जाता है, 5 माइनस 5 टू माइनस 5 टू माइनस 5 अपन टी। अब देखिए यहाँ पर के माइनस क्यों लिया गया, यदि मान लेते हैं कि कुंडली है उसमें फेरों की संख्या n है, क्या है, यदि कुंडली है फेरों की संख्या n होगी, तो यदि फेरों की संख्या n हो तो E बराबर हो जाएगा माइनस n, 5 और माइनस 5 टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 5 अपन डेल्टा टी, 5 टू माइनस 5 लिख सकते हैं डेल्टा 5 अपन डेल्टा टी। और n क्या दिखाता है, देखिए n यहाँ क्या दर्शाता है, n जो हमेशा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, क्या करता है, ये ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि उसके फ्लक्स हो जो परिवर्तन हो रहा है, माइनस चिन्ह हमेशा उसका विरोध करता है, क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव क्या करती है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, क्या करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये नहीं चाहती है कि उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो, यही चीज़ दर्शाती है। और इसका जो है किसी वैल्यू पे मान पे फर्क नहीं पड़ता है, इसका सिर्फ ये दर्शाता है, क्या करता है, लिखा होता है, और यह माइनस चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है फ्लक्स परिवर्तन का सदा विरोध करती है। तो ये था फ्लक्स फैराडे का नियम, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। सेकंड नियम यही था कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के अनुपाती होता है, क्या होता है, फ्लक्स के परिवर्तन दर के अनुपाती होता है, क्या होता है कि यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है, ठीक, परिवर्तन के दर। देखिए यदि मानते हैं कि किसी समय में फ्लक्स में 5 फ्लक्स हो, t सेकंड बाद 5 2 हो जाता है, तो परिवर्तन क्या होगा, 5 2 माइनस 5 1, ठीक हो जाएगा ये। तो ये जो होता है उसके अनुपाती होता है 5 2 माइनस 5 अपन टी क्या है, क्योंकि समय की बात कर रहा है, पर रेट पर सेकेंड की बात कर रहा है, फिर समय की बात कर रहा है, टी हो गया। और इसको हटाते जाए तो के आता है, कांस्टेंट के आता है, ठीक। अब यदि मानते हैं कि फेरों की संख्या n हो तो इक्वल टू माइनस चिन्ह डेल्टा 5 अपन डेल्टा टी। अब माइनस चिन्ह क्या करता है, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि उसमें कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है फ्लक्स परिवर्तन की वजह से, वह हमेशा विरोध करता है कि तुम फ्लक्स परिवर्तन मत करो। जैसे एक कोई मैग्नेट रखा था, हम बार बार फ्लक्स को चेंज कर रहे थे, फ्लक्स चेंज मतलब इलेक्ट्रोमोटिव क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन का ग्रुप क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। हम पास ले जा रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं, तो वो जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उत्पन्न होती है वो विरोध करती है कि यार तुम पास और दूर मत ले जाओ, ठीक, परिवर्तन का विरोध करता है। यही कहते हैं हमारे फैराडे का सेकंड नियम, ठीक। क्या होता है, फैराडे का सेकंड नियम ये होता है इक्वल टू माइनस डेल्टा 5 अपन डेल्टा टी। अब हम बात करेंगे इसके बाद लेंज का नियम। अच्छा, लेंज का नियम जानने से पहले हम धारा फिर मैग्नेटिक फोर्स की लाइन इसे पता करना, मतलब निर्धारण कैसे करते हैं कि इसमें धारा किधर की होगी और ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहाँ होगा, तो इसके लिए बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसकी बात करेंगे,
अब देखिए क्या होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम ही फ्लेमिंग था। इन्होंने ये बताया कि अपनी क्या किया, दाएं हाथ की नियम, मतलब ये दाएं हाथ की ले लिया, दाएं हाथ को ले लिया। अब उसके बाद से देखिए ये क्या होती है हमारी, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको मध्यमा, ठीक, बीच वाली मध्यमा या फिर बीच वाली उंगली, और इसको बोलते हैं तर्जनी। और अंगूठे को उसने क्या किया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार ये क्या किया कि उसने अपने दाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि अंगूठा और बीच ये तर्जनी और ये क्या होती है बीच वाली उंगली के बीच का कोण 90 डिग्री हो। जिसे ये हमारा अंगूठा है, ठीक, ऊपर क्या है अंगूठा है, ये क्या है देखिए, एक अंगूठा ऊपर हो गया, एक बीच वाले ये क्या है तर्जनी हो गई, और ये नीचे चला गया हमारा बीच वाली उंगली, क्या हुआ मध्यमा है, फिर बीच वाली क्या बोल सकते हैं मध्यमा। क्या करें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार उन्होंने ये बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमारे अंगूठा बीच तर्जनी और मध्यमा के बीच का कोण यदि 90 अंश हो, कितना हो देखिए, इसके बीच का कोण 90 और इसके बीच का भी कोण, हम 90 पर तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे, ठीक, तो यदि क्या हो इन तीनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ठीक, तो उस केस में क्या होता है जो अंगूठा में क्या करता है, यदि अंगूठा जो गति की दिशा बताए, मतलब जो गति करने की मैग्नेटिक फील्ड की थी वो अंगूठा जो गति की दिशा बताए, और ये तर्जनी जो है क्या बताए, तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये क्या होती है गति की दिशा, ऊपर क्या हो, ऊपर गति की दिशा हो, और ये वाली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो बीच वाली उंगली होगी वो धारा की दिशा को बताएगी, क्या बताएगी ये, बीच वाली उंगली जो होगी धारा की दिशा को बताएगी, किसकी, धारा की, बीच वाली उंगली क्या करेगी धारा की दिशा को बताएगी। तो यही था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में फ्लेमिंग ने बोला था यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे व उसके पास वाले दोनों उंगलियों को, अंगूठे, ठीक, ये हमारा अंगूठा है, और पास वाले दो उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि दोनों के बीच, तीनों के बीच का कोण 90 अंश हो, तो अंगूठा जो होगा बल की दिशा बताए और बीच तर्जनी अगर उनके क्षेत्र की दिशा बताएगी, तो हमारी बीच वाली उंगली जो है मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी, ये होता है। फिर समझिए एक बार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यह है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा और अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां, ठीक, ये वाली दोनों उंगलियां, ठीक, इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों के बीच का कोण 90 अंश हो, तो अंगूठा अगर हमारा धारा चुंबकीय बल की दिशा बताए और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो हमारी बीच वाली उंगली, ये वाली उंगली क्या करेगी धारा की दिशा को बताएगी, ठीक, ये क्या करेगी धारा की दिशा को बताएगी। आप देखिए ये जो होगी ये क्या है दाएं हाथ है, क्या है राइट हैंड है, राइट हैंड, ठीक, इस राइट हैंड को इस प्रकार से विकसित करना है कि अंगूठा जो है धारा की गति की दिशा बताए, और ये तर्जनी मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताए, तो हमारी बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बताएगी। ये होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके बाद आता है लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम क्या होता है, लेंज जो होता है, लेंज के नियम के अनुसार कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, लेंज का नियम ये होता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस चीज़ का हमेशा विरोध करता है। जैसे बताया था ना कि वो माइनस क्यों लिखा होता है, तो वही होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम होता है कि यदि किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार होती है कि
उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या होता है? लेंज का नियम। जो लेंज का नियम था जो ये था कि जैसे क्या होता है कि यदि किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, ठीक, प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का सदा विरोध करती। क्या करती है? उसमें जो हमारा करंट इंड्यूस होता है, फिर उसमें उत्पन्न धारा जो होती है उस कारण का सदा विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। कहता है लेंज का नियम। ठीक, अगर यहाँ पर बात करनी, अगर हम आप बात करें, जिसे अभी फ्लक्स की बात कर रहे थे, धारा कहाँ से उत्पन्न हो रहा था? फ्लक्स को परिवर्तन करने पे, तो उस चीज़ का हमेशा विरोध करता है। लेंज का नियम हमेशा विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ठीक, अगर मान लेते हैं ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है एक तरीके से। अगर ऐसा न होगा, अगर ऐसा न हो तो क्या होगा? अगर ऐसा न हो तो हम जिसे एक मोटर लेते हैं, अगर चला देते हैं, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए, जिससे मोटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इधर भी परमानेंट मैग्नेट एन और एस इधर है, और बीच में एक होता है कॉयल, एक आयताकार कॉयल होती है नरम लोहे के ऊपर, जिससे पतले पतले फेरे लपेटे गए होते हैं। अब जैसे इसमें ब्रश स्प्लिट रिंग और ये ब्रश की सहायता से जिसे हम धारा देते हैं मोटर में, तो क्या होती है? इसमें क्या होती है? धारा। क्या होता है? विद्युत धारा जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है? जब धारा उत्पन्न होता है तो क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट की तरफ। क्या वो टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है? स्टील का होता है ना, नरम लोहे का, नरम लोहे का। जब नरम लोहे के ऊपर अगर पतले पतले फेर लपेट के धारा उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। जब मैग्नेटाइज होता है वो, तो ये परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचने कर, जबकि ये धुरी के सहारे फिक्स किया गया होता है। क्या होता है? धुरी के सहारे फिक्स किया गया होता है। इस तरफ इसकी तरफ तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो रोटेट करता है। ठीक, रोटेट करता है ना। लेकिन अगर ये देखा जाए, अगर धारा जो होता है विरोध ना करे रोटेशन का, तो अगर एक बार घुमा दें, विरोध ही ना करे, तो हमेशा चलता रहेगा। क्या करेगा? चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा चलता रहेगा, एक बार मोटर चालू कर तो कभी बंद ही ना हो, लेंज का नियम ना हो। अगर वो मोटर चालू कर दें तो बंद ना हो, तो यही होता है लेंज का नियम। उस कारण का हमेशा विरोध करती है। ठीक, लेंज का नियम जो है, लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा, किसी परिपथ या ये होता है एक परिपथ तो था, इसमें प्रेरित धारा क्या करती है? उस चीज़ का सदा विरोध करती। क्या करती है? सदा विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह होता है लेंज का नियम। जिससे इसमें धारा उत्पन्न हुआ है, किसके कारण उत्पन्न हुआ? जब ये फ्लक्स परिवर्तन कारण, तो इसी चीज़ का हमेशा विरोध करता है लेंज का नियम। ये होता है कि यदि किसी कुंडली या फ्लक्स में, यदि किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, क्या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है। क्या होती है? धारा की दिशा क्या होती है? इस प्रकार होती है। धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस चीज़ का सदा विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, क्या होती है? क्या कहलाता है? लेंज का नियम। इसी लेंज के नियम पे आगे मोटर, जनरेटर, डायनेमोमीटर आएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो आज का ही वीडियो रहा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करें। हम आपको इतना मेहनत लेकर के पढ़ा रहे हैं गर्मी के मौसम में इतना, तो आपसे भी अपेक्षा करेंगे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।